मित्र और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, उत्तम बड़े जी, श्री अजय जी, आशुतोष पाठक जी, रणवीर सिंह जी, हाफिज साहब, काम करता हूँ और अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मेरे पूर्व कई लोगों ने विस्तार से जाट साहब के विषय में आपको बताया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे विराट व्यक्तित्व और अस्तित्व के विषय में मैं कहूँ क्या। मुझे लगता है कि एक संत, एक साधकी की प्रतिमूर्ति, गरीब और वंचित वर्ग की सबसे प्रखर आवाज और सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेता के नाते, इमरजेंसी के नायक के नाते, या दूरदर्शी रेल मंत्री और दूरदर्शी रक्षा मंत्री के नाते यह राष्ट्र में सदैव याद करेगा। सामान्य तौर पर इतनी सारी खूबियां एक व्यक्ति में हों, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। जो देश और दुनिया का रक्षा विशेषज्ञ हैं, खासतौर से हिंदुस्तान की रक्षा के संदर्भ में जिन लोगों को थोड़ी समझ है, मैं समझता हूँ उनके दिमाग में या उनकी जेहन में ये बात होगी कि भारत की रक्षा नीति क्या होनी चाहिए। इसको एक नई दिशा जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने देने का काम किया था और आज उसको देश महसूस कर रहा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आभारी हूँ फाउंडेशन का कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। जाट साहब जब मंत्री थे तब मुझे भी लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला था और एक दूसरा संयोग रेल मंत्री बनकर उस रेल भवन में भी बैठने का अवसर मुझे मिला जहाँ कभी जाट साहब बैठा करते थे। असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि भारतीय रेल में कोंकण रेलवे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और दंडोते साहब जब रेल मंत्री थे उनके दिमाग में बात आई, लेकिन लोग सोचते नहीं थे कि ये हो पाए। और मुझे लगता है कि श्रीधरन साहब का नाम आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, देश मेट्रो बैंक के रूप में याद करता है। जाट साहब ने उन पर पूरा विश्वास करके और वो जिम्मा दिया और आज कोंकण रेलवे हकीकत में है। बड़ा इलाका, देश का एक बड़ा भूभाग भारतीय रेल पूरा ये श्रेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जाता है। उनका कुशल नेतृत्व, उनकी सादगी, सरलता, राजनीतिक आदर्श मैं मानता हूँ कि इस राष्ट्र की अनमोल धरोहर है, अनमोल विरासत है। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सभी मित्रों, परिजनों तथा उनके शुभचिंतकों को भी नमन करता हूँ। सैद्धांतिक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि 3 सिद्धांत जाट साहब के थे जो कभी वो नहीं भूले। मनुष्य के जीवन में कितना सुधार लाया जा सकता है। दूसरा, देश और विश्व में शांति और अमन की स्थापना कैसे की जा सकती है। और तीसरा, हर व्यक्ति को इज्जत से रहने का अधिकार कैसे मिल सकता है, उसे सही तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है उस अधिकार को सामान्य आदमी के लिए। मुझे लगता है कि जीवन के इन 3 सिद्धांतों पर जाट साहब जीवन भर चले और कोई भी व्यक्ति, खासतौर से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति अगर इन 3 सिद्धांतों का पालन करता है तो मैं मानता हूं कि उसका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सफल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए 70 के दशक में जाट साहब ने एक बार कहा था कि सामाजिक संघर्ष
सिर्फ सामाजिक व्यक्तियों के ऊपर न छोड़ करके उसे राजनीतिक संघर्ष के रूप में भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो आम आदमी की समस्या है उसे प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सके। यहाँ उपस्थित बहुत लोगों को मालूम है राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में शुचिता या सादगी के लिए लोकपाल का आंदोलन बहुत लोग मानते हैं कि 2009, 10 या 11 में चला। मुझे लगता है थोड़ा पीछे जाइए, 1998 में जाट साहब का जो लोकसभा का भाषण है, इन लोगों को स्मरण होगा, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने जो बात कही कि जो लोग पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए एक सशक्त लोकपाल होना चाहिए और इसकी आवश्यकता देश को है। ये बात 1998 में सूचना के अधिकार की बहुत बात होती है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये 10-15 साल की पैदावार है पैदाइश से। मुझे लगता है कि जाट साहब इसके भी जनक थे। ये देश के अनेक लोगों को ये बात मालूम होगी और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बिना खतरे में डाले इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो कानून बना करके सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आवे, इसके लिए आवश्यक है। ये जाट साहब ने शुरू में बात, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े देश के मशहूर शख्सियत या मशहूर हस्ती थी, जाट साहब से पूछा उन्होंने ये सिस्टम में जो समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, वो कैसे खत्म होगा। जाट साहब ने बड़ा 2 टूक शब्दों में उत्तर दिया, बड़ा सीधा सा, और उसे मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने जोर देकर के कहा, पहला पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, दूसरा बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, कानून के सामने दोनों समान। ये बात जाट साहब ने कही थी और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को उसका अधिकार मिल जाएगा और वो देख सके कि सरकार का पैसा और जनता का पैसा कहाँ गया, किस काम के लिए गया। उस दिन साफ सुथरी और पारदर्शी शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इस देश में चल सकती। और ये बात मैं जरूर इस मंच पर साझा करना चाहता हूँ। उस दिशा में जम्मू कश्मीर में हमने काम प्रारंभ किया और जो भी तकनीक का इस्तेमाल करके बजट एस्टिमेशन और एलोकेशन की मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया है और हर प्रोजेक्ट पर जो खर्चा है वो सीधे जनता के बीच रखा जा रहा है। उसके फोटोग्राफ और वीडियो कॉलिंग पब्लिक डोमेन में जो काम हो रहे हैं वो डाल दिया जा रहा है ताकि जनता बतावे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि तो मैं ये तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन उस दिशा में पारदर्शी प्रक्रिया चले, कुछ कदम हम लोगों ने यहाँ भी बढ़ाए। अभी उनके साथी जहाँ मुंबई की चर्चा कर रहे थे, मजदूरों का नेतृत्व करते हुए 8 मई 1974 उन्होंने वही कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय का, बाकी सब बातें हास्यास्पद हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ एक नई क्रांति का जन्म हुआ था और वह सामाजिक न्याय है क्या। प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें जनता की पूरी भागीदारी हो ताकि उसकी दुख तकलीफें और उसकी जरूरतें उसके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में जनता की भी बराबर की भागीदारी हो। मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय यही है। कुछ लोग उस परिभाषा को दूसरे ढंग से संकीर्ण दायरों में ले जाते हैं। मुझे लगता है कि जाट साहब की यही परिभाषा थी जो मैं समझ सकता हूँ। दूरी से खड़ा है तो उसके पीछे भी जाट साहब की प्रेरणा है। कोई राजनीतिक बात नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके व्यक्तित्व में एक रिबेलियन का व्यक्तित्व था, बगावत का, विद्रोही स्वभाव था। ये झलक बराबर मिलती थी और उन्होंने न केवल मजदूरों को उनका अधिकार दिलवाया, बल्कि आपातकाल की चर्चा होगी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि संगठन और नेतृत्व क्या होता है ये देश ने उस समय महसूस किया। इंजीरों में जकड़े जाट साहब की तस्वीर ने पूरी राजनीतिक धारा को देश के एक नया मोड़ दिया था। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होकर के भी वो कभी उससे जकड़े नहीं थे, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। क्यों जवाब आप सबको मालूम है कि देश के तमाम राजनेताओं से उनकी गहरी दोस्ती थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार
वो केवल रक्षा मंत्री नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी थे। लेकिन वहीं तक वो सीमित नहीं थी दोस्ती, बाकी दलों के नेताओं से भी उनकी गहरी मित्रता थी और उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए अगर सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, विचारधारा के मतभेदों को छोड़ करके राष्ट्र के लिए काम करेंगे, तो ही देश आगे बढ़ेगा। होना बहुत लोग होते हैं, लेकिन देश का रक्षा मंत्री और देश का रेल मंत्री रहते हुए कपड़ा धोना और ये कहना कि कपड़ा धोने से शरीर और दिमाग दोनों धुला रहता है, ठीक रहता है, ये मुझे लगता है कि देश में जायज साबित है और उनके तीर से राजनेता भी बच नहीं पाते थे। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब सैया के दोहरे जो नाविक के थी, देखने में छोटे लगे भाव करे गंभीर। तो संसद के उनके भाषणों को देखिए तो मुझे लगता है कि 100% जायज साहब के विषय में ये उक्ति सही साबित होती है। जो वो कहते थे मुझे लगता है अंदर तक महसूस करते थे। और एक शब्द मैं कई बार कहता हूँ, परिवर्तन माने चेंज, जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बनाई। देश में समाज में कहीं भी जो परिवर्तन की बात करता है, मुझे लगता है परिवर्तन वही कर सकता है जो खुद एक आदर्श प्रस्तुत करे। तो जायज साहब उसी श्रेणी में एक मूर्धन्य व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो काम किए वो अद्भुत है। उन्होंने राजनेताओं के संबंध में एक बार टिप्पणी की कि रक्षा की जानकारी राजनेताओं को कहां से होगी, टैंक गोला का ABCD इनको क्या पता है। केवल नेताओं पर व्यंग उन्होंने संसद में नहीं किया, पहले जब खुद बने रक्षा मंत्री तब भी इसका उन्होंने पालन किया और उस कटाक्ष को अपने ऊपर पूरी तरह से लागू किया। और कहा उन्होंने संसद के फ्लोर पर, मुझे याद है, अभी अरुण जी को स्मरण होगा, अरुण जी भी थे लोग, उन्होंने कहा कि मेरी काबिलियत नहीं है कि मेरा रक्षा सामग्रियों का इवैल्यूएशन करूं, ये विशेषज्ञों का काम है, नेताओं के बस की बात नहीं है। और ये काम उन्होंने रेल मंत्री के नाते भी और रक्षा मंत्री के नाते भी, जो विषय के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय पर मंत्रालय चले, उनको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया की शुरुआत उन्होंने की। जायज साहब की दूरदर्शिता और अडिग विश्वास भी था। श्रीधरन पर जो अडिग विश्वास था वही कोंकण रेलवे को मूर्त रूप दे सका। एक मजबूत राष्ट्र हो, एक ताकतवर देश हो, ये उनकी बराबर परिकल्पना थी। गरीब और बेसहारा लोगों को कैसे शक्ति दी जाए और भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, जीवन पर्यंत उन्होंने इसके लिए काम किया। वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन जायज साहब ने समर्पित किया। मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में ऐसा जीवन व्यक्ति शायद सदियों में कोई पैदा होता है जो निडर होकर समाज के बहुमुखी उत्थान के लिए काम करे तथा हर तबके की तरक्की के लिए आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। खत्म होगा मुझे भी जाना है। एक घटना हुई बस्तर में, दुखी थे, गुस्से में आए, उस समय नौजवान भी थे। तो देश के 3 सांसदों को उन्होंने टेलीग्राम किया और गुस्से में टेलीग्राम किया। वो भाषा कुछ लोग मानते हैं कि ठीक नहीं थी, तो पार्लियामेंट की कमेटी ने उन्हें पेश होने का हुक्म दिया। चाहिए प्रिविलेज कमेटी के सदस्य थे वो लोग, श्री वी कृष्णमूर्ति प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते। जायज साहब कमेटी के सामने गए और उन्होंने अपने तर्कपूर्ण बातों से जो बात कही, उन्होंने कहा कि साहब बस्तर में इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसी संसद और ऐसी सरकार का क्या मतलब कि ऐसी घटनाओं पर भी सरकार और संसद कार्रवाई न करे। इसलिए मैं गुस्से में था, मैंने लिखा और उनके तर्क से सहमत होते हुए प्रिविलेज कमेटी ने कहा कि भाई ये जायज साहब ने सही नीयत से किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद ये देश में एक अनोखा उदाहरण है। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि 19 साल की उम्र से जो संघर्ष उन्होंने शुरू किया, जो जन समर्थन जायज साहब को हासिल हुआ, उसने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। जीवन के अंतिम क्षणों तक
जो दूसरों के लिए जीता है, मैं समझता हूँ यह राष्ट्र उसी को याद करता है। जाट साहब अंतिम क्षणों तक जीवन के दूसरे लोगों के लिए जिए। हिंदुस्तान के समाज को स्वच्छ राजनीति, पारदर्शी प्रशासन को शिखर पर ले जाने वाली विभूतियों के योगदान की जब भी बात होगी, उसमें जाट साहब का नाम निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं फिर से एक बार उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और रामधारी सिंह दिनकर जी की दो पंक्तियां करके अपनी बात खत्म करूंगा। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वो, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वो। निश्चित रूप से जाट साहब स्वर्ग की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नेता जेल में हैं और मैं चुनाव लड़ूं, ये नहीं उन्हें चुनाव। फिर जयप्रकाश बाबू ने पत्र लिखा और वो लेकर के यहाँ से आए। प्रोफेसर राजकुमार जैन थे, हम लोग आकर के नॉमिनेशन, और सारी बातें तो अरुण जी बता चुके हैं और महामहिम साहब बताएंगे। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ और जो चुनाव हुआ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं वहाँ था, कर रहा था, तो जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे पुराने, आजादी के लड़ाई में जो जेल भुगते, उन लोगों ने नारा दिया कि जो जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा। तो एक नारा को लेकर के भी हम लोग चले। दूसरा, हमने जैसे आदमी ने टीवी लिखने का काम किया, जॉर्ज का नॉमिनेशन पढ़ने पर अब हवा तपीसी जाती है, गंडक के पानी में देखो परछाई आग लगाती है। फिर एक लिखा और वो नारा हम लोग लेकर के अरुण जी लड़के को 20-25 लड़के को लेकर के पहुंचे वहाँ। हमारी परिचय जैसा कि उन्होंने बताया हुई, और ये तब से जुड़े रहे जॉर्ज से। डायस में बैठे सभी हमारे साथी और सब भाई और बहन, 1977 से लेके 2010 तक, जहाँ तक जॉर्ज साहब को अलगावमेंट होने के बाद में, यानी 2010 तक मैंने जॉर्ज साहब के साथ में काम किया है। इमरजेंसी के दौरान जो रेल की हड़ताल हुई, उस समय रेल में 21 लाख मजदूर थे अपने भारत में, और 21 लाख मजदूर का इतना बड़ा हड़ताल चलाना, 14 दिन हड़ताल चलाना, दुनिया में आज तक ऐसी हड़ताल हुई नहीं और न होने वाली है। ये जॉर्ज साहब का एक बदलने का एक मौका था। उन्होंने रेल की हड़ताल जो वो उनकी पूरी दुनिया में चली छा गई। मुंबई में जब मैं काम करता हूँ तो उनका हमको बहुत सहयोग मिला। जिस सफाई मजदूरों का आज कोरोना का समय है, या मीटिंग में कुछ थोड़ी बात दी दिक्कत आई, बात अलग है, लेकिन कोरोना का समय में भी तो अपने देश में जम्मू कश्मीर के सही सफाई वालों की जो भूमिका रही है वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वही सफाई मजदूर का संगठन हम लोग मुंबई में चलाते हैं, और खाली उनकी तनख्वाह बढ़ाने का सवाल नहीं है, समाज में उनकी इज्जत और बढ़ा के उनको ऊपर के लेवल पे ले जाना सफाई मजदूरों का, ये उनका मकसद था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जॉर्ज फर्नांडिस फाउंडेशन के चेयरमैन, पूर्व सांसद जहानाबाद से, भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी,
पूर्व विधान पार्षद अजय अलमस्त जी, उदय भान जी, वाहिद खान जी और यहाँ के तमाम संयोजक, जम्मू कश्मीर के शिव रूप, पार्वती रूप, यहाँ के जनता को मेरा प्रणाम। अरुण बाबू ठीक कह रहे थे अभी, मुंबई में एक स्लोगन लिखा था, आप जीत सकते, आप भी जीत सकते। तो लोगों को एहसास नहीं हुआ था कि किसका स्लोगन है, किसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरे दिन फिर दूसरा पोस्टर लगा और वो पोस्टर पे एक नौजवान की तस्वीर थी। लोगों ने पूछा कि नौजवान कौन है, और नीचे में लिखा हुआ है कि आप जीत सकते हैं। वो नौजवान जॉर्ज फर्नांडिस थे और साका पार्टी को हरा करके वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। इंग्लैंड का ITV नेटवर्क है, इमरजेंसी के बाद एक इंटरव्यू था जोनाथन डिम्बलबाई को, इंदिरा गांधी इंटरव्यू दे रही थी, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थी। उनसे जोनाथन ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपको इमरजेंसी इंपोज करना पड़ा। तो उन्होंने कहा था आज तो हमारी सरकार नहीं है, सरकार